नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में जो हम सरवेन जी के साथ करते हैं और इसमें चार्ट देखते हैं, उससे समझते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट वीक अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक था। ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में बनाई है, वो शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, वैल्यू बाइंग के लिए जो कह लीजिए। और इस बीच वॉर फ्रंट से भी अच्छी खबरें आई कि वहाँ पे अब समझौता हो रहा है। और ताज़ा खबर जब तक हम रिकॉर्ड करें तब तक ये है कि इस्लामाबाद में दोनों पक्ष पहुंच गए हैं और उनके बीच में बातचीत होगी सीज़ फायर की। तमाम इस बीच में इज़राइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, सब बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, लेकिन फाइनली बातचीत होने जा रही है। लेकिन वो तो हो गई फंडामेंटल चीज़ें। अब चार्ट पे कैसा मार्केट दिख रहा है, जैसा कि लास्ट वीक और मिड वीक हम लोगों ने कहा था कि एक रिकवरी यहाँ पे आएगी। अब आगे यहाँ से क्या चार्ट दिखा रहा है, रिस्क रिवार्ड कैसा बन रहा है, इस पे बातचीत करेंगे। सरवन जी जुड़ चुके हैं। सरवन जी बहुत-बहुत स्वागत है। और लास्ट वीक मतलब पिछले जो हम लोगों ने शनिवार को शो किया था, उसमें आपका आइडिया एकदम बैंग ऑन था कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, ऊपर गया, लोगों ने पैसे बनाए। और फिर हम लोगों ने एक शो किया था बीच में मिड वीक में, जिसमें हम लोगों ने ये बताया कि रिस्क रिवॉर्ड धीरे-धीरे अब आपका कम हो रहा है जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप बताइए इस समय क्या ताज़ा तस्वीर बन रही है? जी, बहुत-बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए थॉट वही है कि जैसे-जैसे आप थोड़े ऊपर के लेवल्स की तरफ बढ़ेंगे 24,300 24,500 वैसे तो मैं मानता हूँ कि 24,300 निकालने में भी बहुत मशक्कत लगेगी। बट या जैसे आप उस एरिया में घुस रहे हैं, जैसे ही आप 24,000 के दहलीज को टच कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल मार्क भी है और आप देखिए कि वहाँ वो गैप अप को अगर आप इग्नोर कर दें, इतना बड़ा वो उसमें कुछ मतलब जिसमें हम बोलते हैं ना कि एक हवा बनी हो, एकदम एक हवा जैसा एक गैप अप हुआ, एक 700-800 पॉइंट गैप अप के बाद अगर आप देखें 3 दिन से, तो आप ब्रॉडली रेंज बाउंड है 200-250 पॉइंट की रेंज में, वो 24,000 से लेके आप मान लीजिए कि तकरीबन 23 750 23,800 उस रेंज में आप जो है वो वहाँ कहीं आप अटके हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई ट्रैक्शन मुझे नहीं लग रहा और मैंने जैसे बोला कि जैसे ही वो आप एक दहलीज़ पे पहुँचते हैं 24,000 राउंड फिगर और उसके बाद वो 24,500 वाला एरिया, 24,300 वाला एरिया, तो आई थिंक आप वापस से वो बेयर टेरिटरी में आप घुस रहे हैं क्योंकि बेयर्स ने आपको जो पुशबैक दिया है, जो आप 26,000 से आपने जो 24,000 24,300 जो पहले आप नहीं तोड़ रहे थे, देखिए वो मैंने वहाँ पे वो जो बीच में जो एक ऑरेंज लाइन मार्क की है 24,330 वाली, तो जब तक आप उसको नहीं तोड़ रहे थे तब तक ठीक था। आपके पास एक कोशिश थी कि एक एक गुंजाइश थी कि आप थोड़ा ऊपर जाएँगे और वो सबका उम्मीद था कि एक बार बाज़ार 26,500 26,700 या 27,000 भी करे। बट वो अब उम्मीद आई थिंक रह नहीं गई और वो जब तक नहीं होगा, जब तक 24,300 24,500 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता, तो इसीलिए मैंने अब देखिए वो उस एरिया को जो लास्ट 3 दिन का है उसको मार्क किया है मैंने एक हल्का-सा रेडिश सर्कल से कि गैप अप होने के बाद आपने कुछ विशेष किया नहीं है, आप बेयर टेरिटरी को टच कर रहे हैं, तो बेयर्स के एरिया में आप जाएँगे, बेयर्स वहाँ तैयार हैं, जैसे हमने लास्ट शो में ये बोला था कि भई बेयर्स तैयार रहेंगे आपके लिए। 24,500 वाले ज़ोन में बेयर्स आपके लिए तैयार रहेंगे और वहाँ आपको फिर से दोबारा वो लड़ाई लड़नी है कि क्या बुल्स वापस कंट्रोल बेयर्स से ले पाएँगे? क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंट्रोल बेयर्स के हाथ में है। ये केवल एक शॉर्ट टर्म बाउंस ओवरसोल्ड ज़ोन से जो हमें लग रहा था कि आप एक बड़ी बुल टेरिटरी के पास गए थे, 2 ढाई साल के लोज़ के आस-पास आप 22,000 21,500 उस वाले एरिया में जब आप गए 22,000 के आस-पास, तो वहाँ बुल्स बैठे हुए थे। तो वो बुल टेरिटरी थी, बुल्स ने उसको डिफेंड किया। अब आप मेरे हिसाब से इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स एक छोटी रेंज मैं पकड़ूँगा 24,300 500 से लेके 22,000 तक वाली, उस रेंज में अब आप अपर एंड पे हैं और ये टेरिटरी अभी ऊपर के लेवल पे बेयर्स के कंट्रोल में अभी भी है और बेयर्स डेफिनिटली वहाँ पे रहेंगे। क्योंकि इतनी आसानी से वो सेलिंग गई नहीं है इतने और जिस हिसाब से सेलिंग हुई है डिलीवरी बेस्ड, मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई 1, 2, 3 महीने के लिए किसी ने बेचा है। लास्ट 2 ढाई साल से सेलिंग चल रही है और वो अगर सेलिंग चल रही है तो किसी को उससे ज़्यादा का क्लैरिटी है। अगर मैं डेढ़ से 2 साल तक माल बेचता हूँ, कोई भी एक चीज़ करता हूँ या 2 ढाई साल माल लेता हूँ या 2 ढाई साल माल बेचता हूँ, तो मेरा विज़न डेफिनिटली नेक्स्ट और 2 ढाई 3 साल के लिए है। तो अगर मैं हुँ। 2 साल के लिए कोई ट्रेड ले 2 साल से अगर बेच रहा हूँ, एक ही काम कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू एटलीस्ट 4 साल, 5 साल या उससे प्लस होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग्स चल रही है, एफआईआईज़ की इस केस में, मुझे लगता है कि इनको आगे की भी थोड़ी क्लैरिटी है और वो 2 ढाई साल से बेच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि बाज़ार इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं होगा और उनको नीचे में लेने मिलेगा। यही उम्मीद है तभी तो वो बेच रहे हैं। नहीं तो 26,000 में बेच के 22,000 पे तो उनका स्टॉक कवर होने वाला है नहीं, उनको भी मालूम है। तो मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी वहाँ है और अगर वो क्लैरिटी बेयर्स के पास है,
तो उनको ये भी मालूम है कि 24,000 24,500 उनको दोबारा डिफेंड करना है। क्योंकि पकी-पकाई गेम, पकी-पकाई खिचड़ी वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। पका-पकाया गेम बेयर्स के हाथ में अगर है, तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर गेम आपके हाथ में चल रहा है तो आप क्यों छोड़ेंगे? तो उस न मद्देनज़र से मुझे लगता है कि इन लेवल्स को 24,500 को निकालना मुश्किल होगा। नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल है। सो 70-80% मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको नहीं निकाल पाएँगे आप डिसाइसिवली। एक इंट्राडे में 100-50 पॉइंट का स्पाइक ये सब जो आना है वो आ सकता है। अभी अभी आपको वॉर फ्रंट से भी न्यूज़ आनी है, तो एक आध स्पाइक, एक आध दिन का गुड न्यूज़ के साथ आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा उसको आप क्लियर करके रह पाएँगे, ऐसा फिलहाल मेरा मानना नहीं है। ऐज़ ऑफ टुडे जो हमने चार्ट देखा है, इस हफ्ते के जो डेवलपमेंट्स होंगे उनको हम अगले हफ्ते देखेंगे। बट ऐज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वो लेवल्स निकलेंगे नहीं। नीचे में भी मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि 21,500 22,000 पे बुल टेरिटरी भी है, वहाँ पे भी आप टिके रहेंगे। तो ब्रॉडली ये दायरा है, इसको ट्रेड कर लीजिए। मुझे लगता है 3 से 6 महीने आपको अच्छे पैसे इसी रेंज को ट्रेड करके भी बन जाएँगे। व्हिच मीन्स जो मैंने ट्वीट भी किया था, बी अ बुल एट 21,500 2200 एंड बी अ बेयर एट 24,500। अगर वो रिस्क रिवॉर्ड आप ट्रेड कर पाए तो आई थिंक दोनों तरफ पैसे बनने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक ही तरफ का हम्म। स्टिक करके नेक अभी पैसे नहीं बनेंगे, दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए आपको रेडी होना तो आप है। ये जी। कह रहे हो कि ये अब ये एक रेंज में प्ले करेगा मार्केट, ये एक 22,000 से 24,500 की रेंज में? हाँ, एक अच्छी रेंज है, बड़ी रेंज है, ट्रेडेबल रेंज है, कोई इंट्राडे टाइप की 100, 200, 500 पॉइंट वाली रेंज हम नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं तकरीबन एक 2 से 2,500 पॉइंट की रेंज है, व्हिच इज़ वेरी ट्रेडेबल। 10% के अप्रॉक्सिमेटली एक रेंज बनी है, तो बहुत बढ़िया रेंज है ट्रेडिंग के लिए। आई थिंक इसको हम्म। ट्रेड करेंगे और अगर 1-2 लेग इसके अंदर बने बाज़ार के तो आपको ट्रेड करने में भी मज़ा आएगा और दोनों तरफ पैसे बनेंगे। इससे बेहतर क्या है कि आप एक बार बेच के 6-7% कमा लिए, पहले आपने लेके 7-8% कमा लिए और अगर आप यहाँ से बेचें और दोबारा 22 आए, तो आपके फिर से 8-10% बनेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड। अगर हर क्वार्टर में एक क्वार्टर में आपको ये ट्रेड मिल गया निफ्टी पे, तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा इस साल में? एक बार आपने बेच के कमा लिया, एक बार आपने लेके कमा लिया, फिर आपने एक बार बेच के कमा लिया। अगर 3 ट्रेड आपके सही डायरेक्शन में हो गए और आपके ठीक-ठाक पैसे इस साल के बन गए, तो मुझे लगता है सेकंड हाल्फ में आप छुट्टी भी ले सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं। तो लेट्स सी। आई थिंक ये फर्स्ट हाल्फ में बताओ, अगर पैसे बन गए तो सेकंड हाल्फ में घूमेंगे। रेंज को हम एक एक ब्रैकेट मान लें कि इस रेंज में मार्केट घूमेगा, ये एक थॉट प्रोसेस है। और एक जी। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि किसी भी साइड की रेंज, ऊपर की या नीचे की, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? आई थिंक मेरी प्रोबेबिलिटी अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप फिलहाल एटलीस्ट अगला 20 दिन आप इसी रेंज में हम्म। रहेंगे। अगले 20 दिन में रेंज कोई बहुत गुड न्यूज़ अगर आ गई अभी, मुझे नहीं मालूम अभी ये बातचीत चलेगी, अभी तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से ये जर्नी है, एक बार में होने वाली नहीं है। बट अगर हम्म। कोई बहुत अच्छी एक न्यूज़ आ गई तो एक और गैप अप आपको मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे भी सेलिंग ही आएगी, क्योंकि हम्म। बाज़ार फटाफट इसको डिस्काउंट कर ले। मेरे हिसाब से तो पीस ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो ये जो हम्म। गैप अप आपको मिला और ये 4-5 दिन से जो आप ऊपर के लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है पीस इज़ डिस्काउंटेड। तो बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूज़ अगर आएगा वॉर फ्रंट से, पीस वाला, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बाज़ार के लिए कुछ बचा है पचाने के लिए। आपने ऑलरेडी ये 2 ढाई हज़ार पॉइंट में उसको पचा लिया है। 700-800 पॉइंट का आपने एक बुलिश गैप ले लिया है, तो आपने उसको पचा लिया है। हम्म। नेगेटिव आ गया तो फिर तो आप डबल स्पीड से सेल ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, जब आपकी इस बार जब 22,000 के आस-पास गया, तो हमें लगा सपोर्ट आ रहे हैं, बुल्स हैं, बुल्स कंट्रोल में हैं और बुल्स वहाँ पे दे आर अलाइव एंड किकिंग। बट हो हम्म। सकता है अगली बार में अगर ये टूटने लगे तो बुल्स का सेंटीमेंट टूट जाए। सो यू नेवर नो। 21,500 का लो अगर 21,500 21,300 अगर एरिया अगर आपने तोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि बेयर्स का सेंटीमेंट बुल्स का सेंटीमेंट एकदम टूट जाएगा और सेलिंग आएगी। बट मैंने कहा वो ब्रिज हम तभी क्रॉस करेंगे, जब हम 21,500 और 22,000 की रेंज को ट्रेड करेंगे। वहाँ हम सिग्नेचर्स देखेंगे कि बुल्स में कितनी ताकत है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अगर गुड न्यूज़ आ गया तो 1-2 दिन में डिस्काउंट होगा और इवेंचुअली आप फिसलेंगे नीचे की ओर, आप जाएँगे वापस 22,000 की तरफ। ऐसे फिलहाल अभी मेरा व्यू है। बहुत ज़्यादा आप 24,500 के ऊपर नहीं टिक पाएँगे, ऐसा भी अभी मेरा मानना है। ओके। नेक्स्ट है निफ्टी 500। जी। इसमें भी सेम पैटर्न दिख रहा है या इसमें कुछ चेंज है? नहीं, ये भी देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। 22,400 वाला एरिया है इसका, 22,400 पे आप पहुँच गए हैं। वो पिछला आप देखिए 2 बड़े इम्पोर्टेंट शार्प बॉटम्स आपके एक बने थे। एक आपका बना था अगस्त 25 में और उसके बाद आप जब आप अभी जनवरी में भी आप उस एरिया जनवरी-फ़रवरी में आप जब उस एरिया पे आए थे निफ्टी 500 के लिए 22,400-500 की तरफ, तो एक अच्छा 1 दिन 2 दिन का बाउंस उधर में आया था। उसके पहले भी एक बार 15 दिन का बाउंस उस लेवल से आया और आप देखिए सेलिंग वहीं से शुरू हुई। जब आपने 22,400 तोड़ा निफ्टी 500 में, उसी के बाद फटाफट आप देखिए बाज़ार 5-7 दिन में गिरा था और आप
20,400 चले गए थे, व्हिच मीन्स आप 2,000 पॉइंट आपका वहां से नुकसान हो गया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 10%, पूरा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 10%। साइकोलॉजिकली आप भी 2,000 पॉइंट गिर गए थे। हम्म। तो वापस यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप है, तो मैं कहता हूँ गैप्स यूजुअली, इस तरह के बड़े गैप्स यूजुअली भरते तो जरूर हैं बाद में। और तो मुझे लगता है कि ये गैप तो आज नहीं तो कल भरना है, इतना बड़ा गैप ओपन नहीं रह पाएगा। कभी रहता नहीं है प्राइस में इतना बड़ा गैप ओपन। सो आज नहीं तो कल आप ये गैप भरेंगे, ये तो क्लियर है। अब बात यही है कि उसके पहले पुल बैक कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 22,400 22,500 से बहुत ज्यादा ऊपर टिक पाएंगे, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा। बट क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इंडेक्स है और थोड़ा सा अलहदा चल रहा है, गिरा भी कम था निफ्टी से, पूरा लॉजिकल टारगेट तक नहीं गया, 19,500 तक, 19,700 तक। तो शायद अब वो जो बेरिश गैप एरिया है 22,900 पे, 22,900 से लेके 23,100 तक, वो जो बेरिश गैप एरिया है जो रेड बॉक्स बना है ऊपर, हम्म। मे बी निफ्टी 500 उस एरिया को चैलेंज करने की कोशिश करे, जो कि शायद निफ्टी उतना ना कर पाए। तो यहाँ पे आपके पास शायद एक 200 300 400 पॉइंट और एक्स्ट्रा हो सकता है। बट बहुत ज्यादा 23,000 के ऊपर निफ्टी 500 भी टिकेगा, ऐसा भी मेरा भी मानना नहीं है। मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि अ, जिस तरह की सेलिंग ऊपर रही है, वो उस सेलिंग का टाइम फ्रेम छोटा नहीं है, वो उसमें 2 ढाई साल से सेलिंग चली है इसमें। तो आई थिंक एक बार तो आप वापस वो 19,500 19,700 वाला एरिया टेस्ट करने जाएंगे। वहां जाने के बाद एक बार क्लैरिटी ले से देखेंगे कि क्या ये होल्ड हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे भी थॉट यही कि बहुत ज्यादा अगर है तो 400-500 पॉइंट और ऊपर होना है तो होगा। वो भी मेरे को लग नहीं रहा कि है, बट अगर हुआ तो मैक्सिमम 22,900 23,000 उसके ऊपर जाके टिकना और बंद करना और सस्टेन करना, मुझे लगता है यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे भी ऊपर में बेयर्स जरूर लौट के आएंगे और हैं, और सेलिंग ऊपर जब भी आ रहा है बाजार तो है। अभी तक सेलिंग बंद नहीं हो रही है, और मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी, यहाँ पे भी अभी नीचे की जगह बाकी है। राइट। वैसे हमने देखा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें माइक्रो कैप स्मॉल कैप में सब ज्यादा लोगों ने खरीदारी की। जी। लेकिन एक सेक्टर मेटल, मेटल जी। की कहानी ये है कि वो सीधे डॉलर से कोरिलेट होती है। तो जी। डॉलर अगर गिरेगा तो ये चलेगा, डॉलर महंगा होगा तो ये गिरेगा। यही चीज जी। सोने में भी ये हो रही है। करेक्ट। लेकिन लास्ट वीक हमने देखा कि मेटल ने, चूंकि डॉलर 98 समथिंग आ गया था, तो इसमें एक बाउंस बना है और ये तो फिर से अपने उसी हाई के लेवल पे पहुंच रहा है। तो ये जी। क्या न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है? देखिए ये सेक्टर हमने पहले भी जब इसको पकड़ा था कि ये लास्ट सेक्टर है जो अभी तक चल रहा है। थोड़ा गिरा, बट अब जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि इसमें डॉलर का बहुत बड़ा रोल है, तो इसका बाउंस बैक भी शार्प है, और ये अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास भी पहुंच रहा है। तो बारह हम्म। पाँच सौ वाला एरिया इसके लिए एक साइकोलॉजिकल मार्क, आई थिंक वो डेफिनेटली यहाँ पे डुएबल है। और उससे मे बी 100 200 300 पॉइंट और ऐड कर ले तो दिस इज वन, ये एक सेक्टर हो सकता है जो जाके पॉसिबली एक नया हाई रख सके, और अगले हफ्ते में इसको देखेंगे। क्योंकि ये हम्म। पूरा बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, और करेंसी सेंसिटिव है, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है। और थॉट यही है कि देखिए पीस जब हो जाएगी तो उसके बाद इनको, इनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा समय आने वाला है, जो मेटल प्रोड्यूसर्स हैं। क्योंकि भाई रिपेयर प्रोसेस में आपको सरिया तो लगेगा, स्टील लगेगी, कॉपर लगेगा, जहां आपकी बिल्डिंगें गई हैं वहां वायर्स लगेंगे। तो ये एक सेक्टर डेफिनेटली, मैं कहता हूं इसको मैं एक थोड़े से बुलिश लेंस से डेफिनेटली देख सकता हूं थोड़ा और आगे के लिए, कि मे बी जब बाकी सारे बाजार में पुल बैक्स चल रहे हो, तो ये सेक्टर अपने पिछले बुल मार्केट का कुछ एंडिंग लेग, जो इसका एक लास्ट का कुछ एक लेग रहेगा, वो ये कर ले। तो यस, इसको थोड़ा सा बुलिश लेंस से देखना चाहिए, इन 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 द होल कंटेक्स्ट की ये, इसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे जब वॉर खत्म होगा तो यहाँ डेफिनेटली आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनकी सेल्स और इनके प्रोडक्ट्स तो बिकेंगे। इनका माल तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको रिबिल्डिंग प्रोसेस करना है तो बिना मेटल लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मेटल सीमेंट, ये दो चीजें तो आपकी लगने वाली हैं पूरे रिपेयर प्रोसेस में, चाहे वो पूरा मिडिल ईस्ट हो, ईरान हो, या या इसराइल भी हो, जहां जहां बिल्डिंगें टूटी हैं उनको बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक सेक्टर है जिसको मैं पॉजिटिवली अभी फिलहाल देख रहा हूँ वॉर के एंगल से। ओके, तो मेटल सेक्टर एक है जो पॉजिटिव है यहाँ पे। अच्छा, ऑटो कंजम्पशन थ्योरी, ये तो जी। पिछली बार अपनी बात हुई थी तो वहां से काफी करेक्ट हुआ, लेकिन मंथली नंबर नंबर सब कुछ मिला के फिलहाल ये ऊपर है, उसने बड़ा गैप भी क्रिएट कर दिया है। जी। क्या करेंगे? निफ्टी शॉर्ट है लॉन्ग है ये निफ्टी ऑटो? नहीं, निफ्टी मेट्रोज में देखिए मेरे हिसाब से प्रेशर रहेगा। इसका चार्ट ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू
निफ्टी 500, क्योंकि अपने पिछले लेवल वो जो पर्पल लाइन मैंने बनाई उसके आसपास 26,700 के आसपास पहुंचा हुआ है। उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 26,900 से लेके तकरीबन 27,100 तक यहाँ पे भी एक छोटा गैप है। उसके ऊपर वो बड़ा वाला गैप है जो पूरे मार्केट में है। मेरा थॉट ये है कि यहाँ पे कि बहुत ज्यादा 27,100 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा 27,100 के ऊपर आप ब्रेकआउट करके सस्टेन कर पाएंगे यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला, जो इसके लिए जो जो मेटल्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव है उसके लिए नेगेटिव होगा। मतलब अगर मेटल्स के दाम बढ़ेंगे, बाकी चीजों के दाम थोड़े बढ़ेंगे, तो हम्म। आई थिंक इनको प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इन्फ्लेशनरी जो सेटअप है, जैसे क्रूड का बेस बढ़ चुका है, करेंसी भी हमारी वीक है, तो आई थिंक वो सारा असर यहाँ दिखेगा। तो आपको, मुझे लगता है कि उस सारे सेटअप में आई थिंक ऑटोज का कोई बहुत ज्यादा और अच्छे नंबर्स निकालना मेरे लिए मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि इन दैट सिनेरियो यहाँ पे प्रेशर रहेगा। सो इसको भी अगले हफ्ते वॉच करेंगे। नो डाउट थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, लास्ट तक चला है इस बुल मार्केट में, डार्लिंग रहा है। तो मुझे हम्म। मैं अभी भी हमेशा ये मानता हूं कि जो डार्लिंग है, यही डार्लिंग था इस बुल मार्केट का। 6 टाइम्स ये इंडेक्स हुआ, 6-7 टाइम्स ये इंडेक्स हुआ अपने लोज से, कोविड वाले लोज से। तो मुझे लगता है कि ये डार्लिंग सेक्टर रहा है। और उस कारण से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी इसी में होगा लॉन्ग टर्म में। तो अभी क्योंकि, और ये इसकी सेल ऑफ भी सबसे लास्ट में आई है, मुझे लगता है हम्म। कि ये पूरा केस इन पॉइंट है जहां पे आउट परफॉर्मेंस पनिश होगी एक लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ तो अभी भी मेरा कोई रुझान बहुत बुलिश नहीं है। मुझे लगता है ऊपर में यहाँ पे सेलिंग आएगी, और इसकी तो अभी जर्नी बहुत बाकी है नीचे की। ओके, तो ऑटो सेक्टर में प्रेशर रहेगा। लेकिन ये बताओ आपकी, जब ये ब्रेंट ऑयल हम लोग देखते हैं तो ऑटो का एक बड़ा प्ले ऑयल से है। ऑयल देखिए $95 पे आ गया ब्रेंट, और ये कल दिन में $100 ट्रेड कर रहा था। उससे एक दिन पहले $115 ट्रेड कर रहा था। इतनी भयानक वोलेटिलिटी क्रूड में है, जी। बिकॉज कि युद्ध कब खत्म हो जाए ना हो, एक एक ट्वीट पे ये मार्केट पर रिएक्ट कर रहा है। अब आ गया 95 पे, जो हम लोगों ने सोचा था कि अगर युद्ध बंद भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तब भी एक रेंज वो पकड़ेगा 85-90 वाली, लगभग उसी रेंज के आसपास आ रहा है ये। तो क्या डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज्यादा है इसमें? देखिए, जैसे मैं मार्केट के लिए थॉट मेरा यही है, मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड थॉट, कि अब ये कोई ना कोई, हर मार्केट पहले कोई एक रेंज पकड़ता है और कोई सेटअप बनाता है, उसके बाद चलता है। तो इसको जो हम्म। नया ब्रेकआउट भी करना है, उसके लिए इसको अब एक थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा इनर्शिया वापस से रिगेन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप 60 वाला सीधा 120 डबल हुआ था, और ये कमोडिटी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक है स्मॉल कैप की मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे देगा 2 का 4, 4 का 6, 8। तो वो इतना आसान इन जगहों पे होता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े एसेट क्लासेस है। तो ऐसा तो है नहीं कि 60 का 120, फिर 120 का 240, हम्म। और ये सारा कुछ फटाफट हो। तो ऐसा अगर 240 कभी खुदा ना खास्ता जाना भी है, तो अपना हम्म। एक, इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, आराम-आराम से चीज़ें करके होंगी यहाँ पे। तो मेरा थॉट यही है कि 85-90 का नीचे में सपोर्ट, तो आई थिंक आप उस रिस्क रिवॉर्ड एरिया में आप नीचे आए हुए हैं। और उसके बाद वापस बैक टू 120, ये वाली रेंज इसकी मुझे लगता है कि तकरीबन 85-90 से लेके 110-120 वाली इसकी रेंज नेक्स्ट 1 से 3 महीना मुझे लगता है ट्रेड होगी ब्रांड की। और यही सब देख के मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली अगर ये जब ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा, थॉट मेरा अभी भी यहाँ ये है कि हम्म। ये सारे सेटअप में एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। क्रूड का ट्रैजेक्टरी लॉन्ग टर्म अप हो गई है। तो इवेंचुअली तो मेरा तो मानना है कि ये 2008 वाले हाई भी निकलेंगे, वो 140-145 वाले भी हाई निकाल के ये ट्रेड करेगा इवेंचुअली ओवर द नेक्स्ट 12, 18, 24 मंथ्स। मुझे लगता है कि वो लेवल्स आएँगे। बट उसके पहले एक रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा इनर्शिया डेवलपमेंट, थोड़ा-सा वापस मोमेंटम साइकिल, वापस एक जिसको बोलते हैं ना रिफ्यूलिंग, आप एक हम्म। ताकत की रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर वो ब्रेकआउट होगा। तो मेरा मानना ये है कि रुझान यहाँ पे पॉजिटिव ही है। नेट-नेट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। बट हम्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि 120 इसको अटका के रखेगा एटलीस्ट 1 से 3 महीना और। हम्म। अनलेस एंड टिल, जैसे कि नहीं तो फिर या तो अगर ये वॉर की कोई खराब न्यूज़ आई तो शायद ब्रेकआउट जल्दी हो जाए। बट मुझे लगता है कि वॉर तो ओवरऑल डिस्काउंटेड है अब। न्यूक्लियर के अलावा अगर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि 85 से लेके 110-120 की इसकी रेंज रहेगी 1 से 3 महीना। ट्रेड करें, आई थिंक बड़ा अगर अच्छे से कोई इस रेंज को नीचे में लेके आया और ऊपर में बेच पाया, तो आई थिंक ठीक-ठाक पैसे बनने चाहिए। सो आई थिंक आई लीव इट टू हर आदमी के पर्सनल जजमेंट पे छोड़ता हूँ। बट एक हम्म। ब्रॉडली आप मान लीजिए राउंड नंबर में, तो 80 से 120 की रेंज 1 से 3 महीना यहाँ रहेगी। 80 से 120 की रेंज में रहेगी, और 115-120 के ऊपर तभी जाएगा जब कोई वॉर में कोई बड़ी घटना हो जाए तब, अदरवाइज वो जी। उससे ऊपर जाने की संभावना कम है। तो ये है क्रूड का हाल।
अच्छा, ये सब लोगों के लिए है कि डिस्क्लेमर है सर्वेन जी का, इसको पढ़ लीजिएगा रोक रोक के। सर्वेन, अब ये बताओ कि ये जो पूरी हम लोगों ने चर्चा की, इसमें जी। मोटा मोटा आपका व्यू क्या बन रहा है? मतलब अगर इसको हम रिस्क रिवॉर्ड के स्केल पे लें या बुल और बेयर के स्केल पे लें, तो झुकाव किस तरफ ज्यादा है आपका? देखिए, कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग थॉट यही है कि इसको सिंपल करने के लिए राउंड ऑफ करने के लिए एक ये समझ लेते हैं कि पहला सबको समझना बहुत ज़रूरी, जो मैंने इसके पहले 1-2 पॉडकास्ट में दिखाया भी था कि अ, चार्ल्स डाउ साहब ने बोला कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं और मार्केट में 3 तरह के, एक होता है एक प्राइमरी ट्रेंड व्हिच इज़ लॉन्ग टर्म, फिर एक मीडियम टर्म, फिर एक शॉर्ट टर्म। तो हम्म। 3 तरह के ट्रेंडों में इसको बाँट के ही देखना पड़ेगा, हमेशा वही कर लेने में ज़्यादा समझदारी होती है। तो लॉन्ग टर्म तो प्रेशर है बाज़ार में, ये तो हम 2024 से बोल रहे हैं कि 26,300 के ऊपर लॉन्ग टर्म के रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बचे नहीं थे। हमने कहा था कि मैक्स गया तो 700-800 पॉइंट 27,000 तक गया तो गया, लेकिन नीचे में 22 खुला हुआ है। तो हम्म। वो थॉट अभी भी रहेगा, मतलब जब आप ऊपर पहुँचेंगे, जितना आप सपोज़ आप जा तो नहीं रहे, बट समझने के लिए जितना भी आप 26,000 की तरफ पहुँचेंगे, आपके लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव ही हो हैं और होते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरह की सेलिंग चली है, जिस तरह के पैटर्न्स आपने तोड़ दिए, जिस तरह का ट्रेंड में डैमेज है, जिस तरह से स्टॉक्स गिरे हैं, लॉन्ग टर्म हम्म। ट्रेंड तो अब लॉन्ग टर्म सेटअप्स तो अब नेगेटिव हो गए हैं और आप ऊपर से हम्म। 20% गिर गए, तो आपने ये भी ट्रिगर कर दिया। जब भी कोई चीज़ ऊपर से 20% गिर गई, टेक्निकली स्पीकिंग इंडेक्स गिर गया, तो आप एक टेक्निकली एक आपने एक बेयर मार्केट वाला सेटअप बना दिया। तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे डाउट नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव अभी भी है और जितना आप ऊपर जाएँगे और नेगेटिव ही रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और अभी भी इवन अगर करेक्शंस के टारगेट लॉन्ग टर्म वाले आए नहीं है और वो काफ़ी दूर है। तो वो हम्म। अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कहीं 18,500 18,800 तक के भी टारगेट्स वो लॉन्ग टर्म वाले तो वो पेंडिंग है। और कल के कल आने वाले हैं ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। वो सब चीज़ों में टाइम लगता है, 6, 8, 9, 12 महीने के व्यूज़ रहते हैं वो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड इज़ नेगेटिव। इसमें मेरे दिमाग में कोई शक-शुबा नहीं है एंड एज़ आई सेड कि उसके लिए आपके सबके पास रिवर्सल्स रहेंगे। एक लेग उसका हम कमा चुके हैं। 26 हम्म। से 22 वाला एक लेग हम कमा चुके हैं। तो आप ये भी मान के चलिए कि हम अगर मान के चलें कि हम कुछ कमा के बैठे हैं, तो हमारे पास रिस्क लेने का मादा अब ज़्यादा है। हम्म। एज़ अ बेयर आपके पास रिस्क लेने का मादा ज़्यादा है अगर आपने 26 वाला 22 में का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हमने लोगों को बोला कि 26 वाला 22 में रिस्क रिवॉर्ड अब नहीं रहा है। तो आपके राइट। पास अब वो कमाई बैठी हुई है लॉन्ग टर्म वाली, तो आपके पास वो है। तो कोई देयर इज़ नो वे कि आपके पास जब उतना स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो पत्ते आप छोड़ देंगे, इस कार्ड इस खेल खेल के पत्ते आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पत्ते अभी भी आपके हाथ में हैं, कंट्रोल बेस के हाथ में है। तो बेस इतना आसानी से पत्ता छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पैसा कमा के बैठे। बुल्स हम्म। ओवर द लास्ट 2 मंथ्स उतना पैसा कमाए नहीं है या थोड़ा गँवाए हैं। उनका दे आर ऑन अ वीक विकेट, तो उनका पलड़ा थोड़ा-सा वीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में तो डेफिनिटली जैसे मैंने बोला, पलड़ा भैंस का ही भारी है। मीडियम टर्म जब हमने नीचे में बोला था कि 4,000 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड में मिड पॉइंट 2,000 पॉइंट ऊपर, तो मीडियम टर्म भी अब रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव हो गया है। जब तक आप हम्म। 22 पे थे, तो मीडियम टर्म अच्छा था रिस्क रिवॉर्ड आपके पास। अब आप जितना 24-24 500 पहुँचेंगे, मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड आपके पास नहीं है। तो मीडियम टर्म भी मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव ही है। हम्म। शॉर्ट टर्म में क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल रहा है और अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। डेली कैंडल्स में अगर आप देखेंगे, तो आपका एक हम्म। स्ट्रॉन्ग गैप अप है। आप उस गैप को होल्ड कर रहे हैं। 3-4 दिन से स्लाइटली आप ऊपर ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 500 उन तीनों दिन में स्लाइटली हायर टिक से ट्रेड हुआ है। मेटल्स हायर हम्म। टिक से ट्रेड हुआ है। ऑटोज़ हायर टिक से ट्रेड हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में अभी तक कोई रिवर्सल का गुंजाइश नहीं है। तो अगर आपको जूस निकालना है, तो जैसे मैंने बोला था 24-24 300 24-500 तक आप जूस निकाल सकते हैं। वहां तक हम्म। मुझे लगता है कि डेली कैंडल्स भी साथ डेली मोमेंटम साथ छोड़ने लगेगा। तो आई थिंक मंडे ट्यूसडे में शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देखेंगे। अगर वहां पे भी अगर वीकनेस लगी, तो तब बोल पाएंगे बड़ी क्लैरिटी से कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है। बट फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है, नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में मेबी एक आपके पास मेबी 400-500 पॉइंट बाकी हो, तो शायद हो। हम्म। बाकी आई थिंक लार्जर रुझान, जैसे मैंने बोला ना, अभी भी आप अपने लॉजिकल टारगेट से बहुत दूर हैं। हम्म। अभी भी आप इतिहास में जो करके आए हैं, मतलब आज 46 साल में, लास्ट 46 साल में आप 22-23 बार जो है आप 25% के आसपास या उससे हम्म। ज़्यादा गिर चुके हैं इंडेक्स पे। तो 25% अगर आप 26,000 से लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 18,000 सब 19,000 आपको एक बार जाना है। सेंसेक्स हम्म। के इतिहास को देखते हुए, मतलब यहाँ मेरे मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सेंसेक्स का जब आप 44 साल, 45 साल का इतिहास देखते हैं, उसको देख के लगता है कि हर 2 ढाई साल में एक बार 25% या उससे ज़्यादा इंडेक्स एवरेज, कभी कम भी हम्म। हुआ है, बट 25% के इर्द-गिर्द एक नॉर्मल करेक्शन आता ही है और आया ही है 17-18 बार। तो इस बार हम्म। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 22 में आप बच गए,
24 में हम्म, आप बच गए थे, 24 में भी आपने पूरा किया नहीं, 24 में भी आपने 25% पूरा नहीं किया, आप 20% के आसपास करके ही रिकवर कर गए। राइट। तो एक बार आप जाके वो करेक्शन 25% वाला करेंगे, 30% वाला करेंगे, तो सब 19,000 आपको एक बार जाना है, उसमें 6, 9, हम्म, 12 महीने लगेंगे, इमीडिएटली नहीं होगा, बट मेरा रुझान और मेरी जर्नी है भी उसी तरफ की। परफेक्ट। वैसे भी देखो, तमाम सारे डॉट्स कनेक्ट करो आप तो इतनी फ्रजाइल सिचुएशन है, इतना अनसर्टेनिटी है कि कब कब क्या हो जाए। और मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है कि यार ये मतलब कैसा मार्केट है कि एक एक ट्वीट पे मार्केट 300-300 पॉइंट की कैंडल बना देता है, और वो भी जानते हुए भी कि वो ट्वीट फिर बदल जाएगा, फिर भी 300 जी, पॉइंट की, मतलब इतना जी, शैलो मार्केट अपना बना दिया है लोगों ने कि इज अनबिलीवेबल। खैर चलिए, जो भी है। और दर्शकों को बता दूं कि बातचीत इस्लामाबाद में होगी है, आज लोग पहुंच गए वहां पे। कुछ अच्छी खबर निकल आए, हम लोग सोचते हैं, और होना भी चाहिए, युद्ध को अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन चूंकि फिंगर्स क्रॉस वाली बात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर बातचीत हो रही है, उधर दोनों तरफ सेना एकदम तैनात हैं कि बातचीत टूटे और इधर हम काम शुरू करें, या बातचीत फिक्स हो जाए तो हम अपने अपने घर जाएं। ऐसी परिस्थिति में आपको नेक्स्ट वीक मार्केट ट्रेड करना है। तो देखते हैं अगला हफ्ता किस तरह का होता है। और एसआईपी के नंबर काफी अच्छे आए हैं मार्च के, उस पर भी हम लोग सुनील जी के साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटली। थैंक यू सो मच सरवेन जी। देखते हैं अगले हफ्ते किस तरह मार्केट बिहेव करता है, और फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच। जी।